हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्स असेट। मैं हूं सीए नितिन और आज की इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि ITR 4 को ऑनलाइन इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पे कैसे फाइल किया जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ITR 4 किसको फाइल करना है। अगर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, सोर्स से आपका इनकम है और आपका इनकम 50 लाख रुपीज से कम है, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। ITR 4 आप अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑप्ट करना चाहते हो, सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 AE और सेक्शन 44 AD में अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है वो अगर ऑप्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ITR 4 फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे और आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करके आपको आपके लॉगिन में लॉगिन करके लेना है। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आपका जो मेन डैशबोर्ड होगा इस पे आपको ये फाइल नाउ का ऑप्शन दिखेगा। इस फाइल नाउ ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको ये असेसमेंट ईयर जो कि है AY 2021 22 इसे आपको सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो ऑनलाइन मोड को हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको जब ये स्टार्ट न्यू फाइलिंग का एक ऑप्शन दिखेगा इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल, अगर आप HUF है तो HUF आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ITR 4। जैसे ही आप ITR 4 सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ मिलेगा कि फॉर इंडिविजुअल HUFs एंड फर्म्स अदर देन LLP being a resident having total income up to 50 lakh and having income from business and profession which is computed under section 44 AD, 44 ADA and 44 AE। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है 44 AD, 44 ADA, 44 AE ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन है जिसमें आपको बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्टिव सेक्शंस में जो कि कंडीशंस दिए हुए हैं, अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है हम एक वीडियो के द्वारा इसमें कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल ITR 4 पे फोकस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहला कंडीशन है कि आपको ITR 4 फाइल करने के लिए रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप रेसिडेंट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म्स है अदर देन LLP, आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस प्रिजम्पटिव इनकम जो कि अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन आपका 50 लाख रुपीज, टोटल इनकम 50 लाख रुपीज से अगर कम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। उसके ITR 4 सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस पेज पे आपको फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो क्यों फाइल कर रहे हैं। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। टैक्सेबल इनकम मतलब आपका टोटल इनकम माइनस डिडक्शन जो कि होते हैं LIC प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स। ये जो डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो आपका इनकम बचेगा उसे बोल दिया जाता है कि टैक्सेबल इनकम। दैट टैक्सेबल इनकम अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो सीनियर सिटीजन है मतलब जिनका एज 60 ईयर्स से ज्यादा है उन्हें एग्जेम्पशन लिमिट होती है 3 लाख रुपए की। जो नॉर्मल सिटीजन है जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2,50,000 रुपीज। तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम ये जो लिमिट्स दिए गए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स उनसे ज्यादा है और इसके लिए आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके अलावा अगर इनकम टैक्स में आप नीचे दिए गए हुए 3 कंडीशंस में फॉल करते हो तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो वो 3 कंडीशंस कौन से हैं? तो सबसे पहले है अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सेकेंड कंडीशन है अगर आप फॉरेन ट्रेवल्स पे 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर करते हो तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। थर्ड कंडीशन है कि अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आप अगर ऊपर दिए गए हुए किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं होते रहे हो फिर भी आपका इनकम टैक्स का रिटर्न आप फाइल कर रहे हो तो आपको अदर इस पे सिलेक्ट करना है।
काफी लोग रहते हैं जो कि इनकम टैक्स का रिटर्न इसलिए फाइल करते हैं कि जब भी उन्हें फ्यूचर में फिनेंशियल असिस्टेंस मतलब कभी लोन लेना होगा तो नॉर्मली जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आस्क फॉर अ इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी एज अ प्रूफ ऑफ इनकम। तो इसके लिए काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका जो भी सुटेबल ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे प्रेस करना है। उसके बाद ये नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं ये रिटर्न कंप्लीट करने के लिए। एक वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी और दूसरा है वेरीफाई एंड सबमिट। इस अगर रिटर्न में आप देखे जाएंगे तो इतने ये 6 सेक्शन है, जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन, सेकंड है ग्रॉस टोटल, थर्ड है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, फोर्थ है टोटल डिडक्शन, फिफ्थ टैक्सेस पेड और 6 टोटल टैक्स लायबिलिटी। सो इतने सेक्शंस को हमें कंप्लीट करना है टू फाइल दिस ITR 4। जो जिसके लिए अगर हम नीचे जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपके जो भी ITR फॉर्म्स रहेंगे इनकम टैक्स ने वो आपको फ्री फिल करके दिए हुए हैं। जितना भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है उसके बेसिस पे इनकम टैक्स ने जो भी आपके ITR 1 2 3 4 जो भी फॉर्म्स है वो सब आपको फ्री फिल किए हुए मिलेंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ वैलिडेट करनी है। अगर आपकी इनकम इसमें नहीं है तो आपको वो इनकम यहाँ पे ऐड करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है उसके बेसिस पे इनकम टैक्स ने आपका ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन है वो प्रीफिल करके रखा हुआ है, जिसमें आपको दिखेगा आपका फर्स्ट नेम, देन आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन आपको पैन दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में चेंज करना चाहते हो तो इस एडिट पे आप क्लिक करके आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आना है। यहाँ पे आपको आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट का नेचर है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इफ यू आर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सब आपको अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों सिंपली आप अदर सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद नीचे आना है फाइलिंग सेक्शन में। फाइलिंग सेक्शन में आपको दोस्तों यहाँ पे जो 139(1) ये सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज वी आर फाइलिंग दिस रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 139(1) इस टैब को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जब भी नीचे आओगे आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम क्या है? तो 2020 में गवर्नमेंट ने एक न्यू टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो स्लैब के टैक्स रेट होते हैं वो टैक्स रेट कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम कम रहेंगे, बट आपको जो भी डिडक्शन जो ओल्ड रिजिम में मिलते हैं, जैसे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन मिलता है या मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है या कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है उनके डिडक्शंस मिलते हैं, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो तो आपको HRA का डिडक्शन मिलता है, तो आपको नए टैक्स रिजिम में ये कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट आपको जो टैक्स रेट रहेंगे वो आपको कम लगाए जाएंगे। जो सुटेबल आपका टैक्स रिजिम है उसे आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। मेरे केस में आई एम नॉट इन टू अ न्यू टैक्स रिजिम, मैं ओल्ड टैक्स रिजिम को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे नो करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पीछे पूछा जाएगा वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी। अगर आप खुद टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप इसे नो करके आगे बढ़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक बैंक डिटेल्स का सेक्शन रहेगा। यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा दोस्तों, आपके जितने भी बैंक अकाउंट है आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, बिकॉज इनकम टैक्स के पास अपनी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं करते तो दोस्तों हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से अगर उस बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन है जो आपने रिपोर्ट नहीं किए तो नोटिस आने के चांसेस है। तो इसके लिए सजेशन रहेगा मेरा दोस्तों कि जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आपका टैक्स रिफंड बन रहा है, मतलब इनकम टैक्स के पास से आपने जो भी टैक्स पे किया हुआ है वो आपको वापस लेना है, तो दोस्तों जो भी आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट्स रहेंगे उसमें से एक बैंक अकाउंट आपको रिफंड के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इंश्योर करना है दोस्तों कि वो बैंक अकाउंट वैलिडेटेड किया हुआ रहना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है अगर ये आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो हो सकता है कि आपका जो भी रिफंड है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इंश्योर करना कि जो भी अकाउंट आप यहाँ पे रिफंड के लिए सिलेक्ट करेंगे उस अकाउंट को आपने पहले वैलिडेट करके रखा होगा। उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म पे क्लिक करना है।
अभी हमने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे हमने वैलिडेट करके ले चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक ग्रीन टिक मिलेगा कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे हमने वैलिडेट कर चुके हैं। अभी हमें जाना है ग्रॉस टोटल इनकम की तरफ, हमें इस पे अभी क्लिक करना है। ग्रॉस टोटल इनकम में जब आप क्लिक करोगे तो भी आपको ऐसा एक पेज ओपन होगा। इसमें जो पहला सेक्शन रहेगा वो सैलरी का सेक्शन रहेगा और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस है, इन्हें आप सीधा स्किप भी कर सकते हो और कंटिन्यू पे आगे भी बढ़ सकते हो। बट अगर आप ये क्वेश्चंस अभी यहाँ पे फिल कर देते हो तो आपको ITR 4 भरने में आसानी होगी। तो ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं उसका जो आंसर और ये जो अमाउंट रहेगा वो आपके फॉर्म 16 में होगा। अगर फॉर्म 16 में इस रिस्पेक्टिव अमाउंट नहीं है तो आप सीधा इन्हें नो कर सकते हो। तो पहला है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर। अगर दोस्तों ऐसा कोई एग्जेम्पशन आपके फॉर्म 16 में है तो आप इसे यस करके उसका जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर नो है तो सिंपली इसे नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको एम्प्लॉयर की तरफ से आप मिलता है और आपके फॉर्म 16 में ऐसा कोई अलाउंस है, आप इसे रिस्पेक्टिव येस और नो करके उसका आंसर यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है और उसका कोई एग्जेम्पशन आप क्लेम कर रहे हो तो और जो कि आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका आंसर दोस्तों यहाँ पे आप इसे येस करके उसका जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर लीव ट्रैवल अलाउंस एम्प्लॉयर से मिला है उसका भी अमाउंट आपको आपके फॉर्म 16A में मिलेगा। तो उसका रिस्पेक्टिव जो भी आपका आंसर है येस और नो करके, येस है तो सिलेक्ट करके जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम द सैलरी इनकम। अगर सिंपली दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता नहीं है तो इसे सीधा नो करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू पे प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा सैलरी का इनकम। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है, आपको एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी के ऊपर TDS काटा है तो हो सकता है कि दोस्तों ये जो सेक्शन है ये आपको फ्री फील्ड मिलेगा। नॉर्मली जो भी इनकम टैक्स के रिटर्न्स मैंने फाइल किए उसके मैंने ये देखा है कि जनरली इनकम टैक्स ने ITR 1 में डिटेल्स प्रीफिल्ड दिए हुए हैं, ITR 2, 3, 4 में ये प्रीफिल्ड सेक्शंस मिल नहीं रहे। तो अगर आपके केस में ऐसा है तो अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हो तो दोस्तों आप सिंपली आपका जो भी सैलरी है जो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। तो उसे कैसे फिल करना है, तो सीधा यहाँ पे सिंपली एडिट पे क्लिक कर लीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस दिखेंगे। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), सैलरी एज पर परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2), 17(3। ये एज इट इज आपको जो भी फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 में आपको इसका अमाउंट मिलेगा। वो जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे सिंपली फिल कर दीजिए। उसके अलावा अभी ये सेक्शन में दोस्तों आपके जो भी एग्जेम्प्ट अलाउंसेस रहेंगे उसके डिटेल्स आप ये सेक्शन में सिलेक्ट करके इसके सामने आप एंटर कर लीजिए। जैसे कि ये लीव ट्रैवल अलाउंस है, अगर आपके फॉर्म 16 में लीव ट्रैवल अलाउंस आपको मिला है जो कि एग्जेम्प्ट है तो आप इसका जो भी अमाउंट रहेगा वो आप अमाउंट यहाँ पे फिल कर दीजिए। इस तरह दोस्तों आपका जो भी सैलरी सेक्शंस है जो कि बेसिस आप फॉर्म 16 यहाँ पे आप सैलरी के डिटेल फिल कर सकते हो। उसके बाद आपके फॉर्म 16 में आपको ये भी डिटेल्स मिलेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स, तो इसका भी जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि आपका जो भी फॉर्म 16 है उसमें ये सेम वर्डिंग रहेगा ऐसे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। इसका जो भी अमाउंट है वो आपके फॉर्म 16 में दिया गया हुआ जो अमाउंट है उसके साथ ये मैच होगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप इसे सेव कर लीजिए। सैलरी सेव होने के बाद दोस्तों आपको जाना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है तो आप इसे यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिंपली ऐड और एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ITR 4 फाइल करने के लिए आपकी वन ऑफ कंडीशन है कि जो कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी एक ही होनी चाहिए। अगर आपके पास मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको फाइल करना होगा ITR 3। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे सिंपली इसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो भी हाउस प्रॉपर्टी का नेचर है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या लेट आउट है तो जैसे जो भी नेचर है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है और जो भी आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपने पे किया होगा उसका अमाउंट यहाँ पे सिंपली आप एंटर कर दीजिए।
उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, तो जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी है उसका इनकम आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते और मेन सेक्शंस पे हमारे आते हैं, जो कि है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी यहाँ पे हमें अपना जो भी इनकम है फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, इफ यू हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशन एंड और गुड्स कैरेज प्लीज ऐड इट हियर। मतलब आपका जो भी 44AD 44AE 44ADA ये तीन सेक्शन, मतलब जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शंस है, ये तीन सेक्शंस के अंदर आप अगर कोई भी इनकम यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहते हो तो आपको ये सेक्शन, ये जो शेड्यूल है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसे कैसे फिल करना है, हम ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। ऐड डिटेल पे आपको क्लिक करने के बाद अगर आपका बिजनेस डिपेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको प्रोफेशनल का सेक्शन सिलेक्ट करना है। मतलब बेसिकली ये है सेक्शन 44ADA के लिए। अगर आपका गुड्स कैरेज का बिजनेस है तो आपको ये गुड्स कैरेज का सेक्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप सिंपली बिजनेस है तो आपको ये बिजनेस पे क्लिक करना है। सेक्शन 44AD क्या है वो शॉर्टकट में समझा देते हैं। अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर 2 करोड़ से कम है तो आप 44AD ये सेक्शन में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी ग्रॉस टर्नओवर रहेगा उसका सिंपली 8% एज अ नेट प्रॉफिट दिखा के आप उसके ऊपर टैक्स भर सकते हो। उसमें भी अगर आपके जो भी रिसीट्स रहेंगे या पेमेंट्स रहेंगे वो सब डिजिटल मोड से है, मतलब कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सिंपली आपका जो भी टर्नओवर है उसका 6% आप नेट प्रॉफिट दिखा के उसके ऊपर टैक्स भर सकते हो। तो अभी यहाँ पे आपको जो भी आपके बिजनेस का नाम है, जैसे कि नेम ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद ये बिजनेस कोड से यहाँ से आपको जो भी रिस्पेक्टिव कोड है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सीधा ये 21008 अदर सर्विसेज इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके जो बिजनेस का डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपका बिजनेस क्या बिजनेस है उसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप उसे ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेम जो हमने यहाँ पे जो बिजनेस के लिए किया सेम आपको प्रोफेशन के लिए भी करना है। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप गुड्स कैरेज का बिजनेस हो उस इसके लिए भी आपको सेम नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको एंटर करनी है। तो उसके बाद ये बिजनेस, अभी हम बिजनेस के लिए फाइल कर रहे हो, आप सिमिलर जो भी हम बिजनेस के लिए करेंगे वही आपको प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के लिए करना है, या गुड्स कैरेज है तो गुड्स कैरेज के लिए भी सेम ही करना है। तो दोस्तों हम बिजनेस के लिए ये कर लेते हैं। तो बिजनेस के लिए हमने अभी इसका नाम और बिजनेस कोड और अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है बिजनेस का हम एंटर कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है कि ग्रॉस टर्नओवर एंड और द ग्रॉस रिसीट्स। सो जो अपना ग्रॉस रिसीट्स और ग्रॉस टर्नओवर हमें यहाँ पे डालना है। यहाँ पे पहला है ए में कि थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर आपका जो भी टर्नओवर है जो भी अकाउंट पे चेक्स या बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से कोई आया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आया है तो वो जो टर्नओवर है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, मतलब कैश में है, तो उसका जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको सेकंड बी के ये सेक्शन में हमें देना है। आपके केस में जो भी आपकी सुटेबल फील्ड रहेगी वो आप सिलेक्ट करके आपका जो भी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स है उसे आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। मेरे केस में दोस्तों मैं बी सेक्शन में फॉलो हो रहा हूँ, तो इसके लिए मैं मेरा जो भी टर्नओवर है मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अभी हमें आना है कि प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD में अगर आपके जो भी रिसीट्स है या ग्रॉस रिसीट्स है या ग्रॉस टर्नओवर है वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ रहा है, मतलब आपका जो भी अमाउंट है वो अगर ये ए कॉलम में अगर आप फिल करते हो तो आपको सिर्फ आपके ग्रॉस टर्नओवर का 6% प्रॉफिट दिखा के उसके ऊपर टैक्स भरना है। ये 6% या 8% जो भी इन्होंने लिमिट दी गई हुई है, ये लिमिट दोस्तों मिनिमम है। अगर आप इससे ज्यादा भी डिस्क्लोज कर रहे हो एक्चुअल बेसिस पे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये पूरा का जो टर्नओवर है वो कैश रिसीट्स है, इसके लिए मुझे यहाँ पे दिखाना है वो है 8%। अगर मैं इसे 8% दिखाऊं तो ये होता है अराउंड 70,000, बट मेरा जो एक्चुअल है जो कि हो रहा है 2,31,000 करीब, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी इनकम बन रहा है नेट प्रॉफिट वो मैं यहाँ पे 2,31,000 यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे ऐड करना है।
ऐड करने के बाद दोस्तों ये हम अभी ग्रॉस टोटल के सेक्शंस में आ गए। तो हमने अभी इनकम फ्रॉम सैलरी देखा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखा, उसके बाद हमने देखा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में हमने जो अभी फील्ड किया है वो है प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 एडी। हमने 44 एडी मतलब बिजनेस के लिए हमने ये सेक्शन फिल किया। अगर आपका सपोज प्रोफेशनल है, पर इफ यू आर प्रोफेशनल के सेक्शंस में आपको ये डिटेल्स फिल करनी है, वो कैसे करेंगे? तो आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफेशनल में जाना है। यहाँ पे आपका अगर इफ यू आर डॉक्टर, आर्किटेक्चर हो या इंजीनियर हो, आपके जो भी बिजनेस का नाम है वो यहाँ पे डालना है। जैसे हमने बोला कि बिजनेस कोड आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको यहाँ पे भी सीधा अदर जो कोड है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना है। अगर इफ यू आर डॉक्टर तो आपको यहाँ पे डॉक्टर डिस्क्रिप्शन डालना है। आपके जो भी ग्रॉस रिसीट्स है वो ग्रॉस रिसीट यहाँ पे डालने हैं और उसके 50% और एक्चुअल जो भी आपका प्रॉफिट है 50% इज अ मिनिमम यहाँ पे उन्होंने लिमिट दी गई है कि अगर आपका यहाँ पे सपोज मानो 50 लाख रुपीस का ग्रॉस रिसीट्स है तो आपका जो यहाँ पे आप इनकम शो करोगे प्रिजम्पटिव इनकम वो 50% मतलब 25 लाख से कम नहीं हो सकता। तो आप 25 लाख या उसके ऊपर जो भी एक्चुअल आपका इनकम है वो आप यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। सो तो इस तरह से अगर आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के लिए आपको इस तरह से आपको ITR 4 में आपकी डिटेल्स फिल करनी है। तो उसके बाद दोस्तों चलते हैं, हमने सैलरी देख लिया, हाउस प्रॉपर्टी देख लिया, उसके बाद हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन देख लिया। अभी हम चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका कोई भी इनकम है, जैसे कि आपका अगर बैंक इंटरेस्ट है, FD के ऊपर इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड इनकम मिला है, तो उसकी जो डिटेल्स है आप ये को यहाँ पे फिल करनी है। सो जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्लिक करोगे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं या आप इन्हें आप सीधा स्किप भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से फिल करेंगे तो आपको आगे जाके आसानी होगी ये फॉर्म फाइल करने में। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। कि पहला है कि डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। अगर येस तो आप इसे येस करके उसका जो अमाउंट है ये यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, फिक्स डिपॉजिट या कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर FD से आपका कोई भी इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे येस करना है और उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ फैमिली पेंशन से इनकम है या इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला है तो आपको दोस्तों रिस्पेक्टिव आपको येस करके उसका अमाउंट यहाँ पे डालना है। जैसे कि इनकम टैक्स रिफंड है तो उसका अमाउंट यहाँ पे येस करके यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगर आपका कोई एनी अदर इनकम आपको मिला है जो कि अबव दिए गए ये हेडिंग में नहीं है और उसका डिटेल्स आपको डालना है तो सिंपली येस कर लीजिए, उसका अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए और उसका डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वो यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड इनकम मिला है तो आप उसे येस करके उसका जो भी डिविडेंड इनकम कब कब आपको डिविडेंड इनकम मिला है उसको डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अगर आपको फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल 1 2020 टू 15 जून 2020 इस पीरियड में अगर आपको डिविडेंड इनकम मिला है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। 16 जून टू 15 सितंबर आपको मिला है तो इसका ये रिस्पेक्टिव जो भी उन्होंने टाइम पीरियड दिया गया है ये टाइम पीरियड में आपको जो जैसे जैसे डिविडेंड का इनकम आया है उसका डिविडेंड का इनकम का डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी हमारी जो इनकम है हमने इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे फिल कर दी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने देखा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हमने देखा एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हमने देखा। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम, तो इसे आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। आप जब भी कंफर्म करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि ग्रॉस टोटल इनकम आपने ये कंफर्म करके आपको यहाँ पे ग्रीन टिक दिखेगा, मतलब हमने ये अभी ग्रॉस टोटल जो इनकम है हम ये भर चुके हैं। उसके अभी हमें जाना है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, तो ये शेड्यूल हमें अभी फिल करना है। तो इसके लिए हमें ये प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इतने सारे इसमें सेक्शन है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इट इज मैंडेटरी टू फिल द डिटेल्स। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स रिपोर्टेड फॉर GST, एग्जेम्प्ट इनकम। तो ये 3 सेक्शन का डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करना है। पहले हमें फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस हम इसे पहले फिल कर लेते हैं। तो ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जहां जहां पे ये स्टार लिखा हुआ रहेगा तो वो डिटेल्स हमें देना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे पहला है पार्टनर्स और मेंबर्स, ओन कैपिटल या सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, एडवांसेस, ये जो डिटेल्स है ये मैंडेटरी है ही नहीं। उसके बाद है सेंड्री क्रेडिटर्स, ये डिटेल्स देना हमें मैंडेटरी है। अगर आपका कोई भी सेंड्री क्रेडिटर है, मतलब आपको किसी का पे आपकी कोई भी सेंड्री क्रेडिटर्स मतलब टुवर्ड्स यूर वेंडर्स कुछ लायबिलिटी है तो आपका डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए। अगर नहीं है तो इसको सीधा सिंपली आप यहाँ पे 0 डाल दीजिए।
उसके बाद यहाँ पे आपको देना है आपके इन्वेंट्री का डिटेल्स। अगर आपका इन्वेंट्री का डिटेल्स आपको पता है, इसका अकाउंट आपके पास है, तो आप इसका डिटेल्स दे दीजिए। अगर नहीं है तो सिंपली इसे जीरो कर दीजिए। सन्ड्री डेटर्स का डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। अगर आपके सन्ड्री डेटर्स है, मतलब आपको किसी से पैसा आना है विच इज रिलेटेड टू बिजनेस है ना, उसका डिटेल्स आपको ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में देना है। तो मेरे केस में ये जीरो है तो मैं इसे जीरो कर लेता हूँ। इसके बाद आपको देना है बैलेंस विद बैंक्स। जो भी बैंक का बैलेंस है वो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। वो भी यहाँ पे मैंडेटरी है नहीं, तो दोस्तों इसे भी हम जीरो कर देते हैं। कैश इन हैंड्स का आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है। मेरे केस में मेरा जो कि कैश इन हैंड्स है एज ऑन 31 मार्च 2021 वो है 13,000 रुपीज, तो उसका डिटेल्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पूछे गए जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको फिल करने हैं। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें जाना है दोस्तों इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जो भी आपका जीएसटीएन नंबर है आपके बिजनेस का वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाईज एज पर जीएसटी रिटर्न, मतलब आपके जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 3B में जो भी आपने ग्रॉस टर्नओवर का डिटेल्स या ग्रॉस रिसीट्स का डिटेल दिया है उसका अमाउंट दोस्तों यहाँ पे आपको फिल करना है। मेरे केस में दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो इसके लिए मैं इसे नहीं फिल कर रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई आपका एग्जेम्प्ट इनकम है तो एग्जेम्प्ट इनकम का डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है। एग्जेम्प्ट इनकम का जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। एग्रीकल्चरल इनकम, अमाउंट फ्रॉम द सेंट्रल और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ कंपेंसेशन, यहाँ पे आप जो भी नेचर है उसका नेचर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और उसका जो भी इनकम है या जो भी अमाउंट आपको मिला है उसका डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपको मिला है जिसका नेचर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो सिंपली आप इसे अदर सिलेक्ट कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देके यहाँ पे आप उसे अमाउंट जो है यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। मेरे केस में ऐसा कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो इसके लिए मैं ये से फिल नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हमारा जो भी बिजनेस के अकॉर्डिंगली जो भी असेट्स या लायबिलिटीज है उसका डिस्क्लोजर हम यहाँ पे कर चुके हैं। अभी ऐसे हमें सिंपली इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये यहाँ पे आप वापस देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन टिक दिखेगा, मतलब हमने ये शेड्यूल फिल कर चुके हैं। उसके बाद हमें टोटल डिडक्शन के ऊपर जाना है। टोटल डिडक्शंस में अगर आपका कोई भी ये लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, उसका डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो तो उसका डिडक्शन हमें इस शेड्यूल में देना है। तो उसके लिए उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या क्वेश्चंस आप यहाँ से फिल करते जाइए। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन क्वेश्चंस को अगर यहाँ पे आप फिल करते हो तो आपको ITR 4 आगे फिल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कुछ डोनेशन पे किया हुआ है तो आपको यहाँ पे येस करके उसका अमाउंट यहाँ पे देना है। अगर आपका आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अभी अंडर सेक्शन 80GG क्या होता है कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उन्हें एम्प्लॉयर से HRA मिलता है, और उस HRA के सामने जो भी अगर वो सपोज रेंट के प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो उनका जो भी रेंट वो लैंडलॉर्ड को पे करते हैं उसका डिडक्शन उन्हें HRA के अगेंस्ट मिलता है। अगर आपका बिजनेस है और आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं तो जो रेंट आप पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80GG में मिलता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला सेक्शन 80GG में स्पेसिफाइड किया हुआ है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको आपका डिडक्शन कंप्यूट करना है। तो वो क्या फॉर्मूला है हम आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड या 5 इयर्स टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। इसके जो डिटेल्स है वो आपको इस शेड्यूल में देने हैं। आपको यहाँ पे यस करना है और उसका जो भी अमाउंट है यहाँ पे आपको फिल करना है। इस तरह दोस्तों ये एक एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन से आपको ये रीड करने हैं और उसके आंसर जो है वो यहाँ पे आपको देने हैं। अगर आपके मेडिकल इंश्योरेंस है या मेडिकल प्रीमियम है तो उसका डिटेल्स आपको ये सेक्शन 80DD में यहाँ पे सेक्शन 80D में यहाँ पे देना है। इस तरह से दोस्तों आपको ये जो डिडक्शन का शेड्यूल है इसे आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी आपके डिडक्शन अभी जो क्वेश्चंस में फिल किए रहेंगे उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसे एक बार वेरीफाई करके आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर कोई डिडक्शन या कोई सेक्शंस का डिडक्शंस आपको नहीं मिला और वो आपको यहाँ पे फिल करना है तो आप सीधा ये शो ऑल डिडक्शंस यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी आपके डिडक्शन से रिस्पेक्टिव इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट, जैसे कि ये 80EEA है तो इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसे ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों इसे आपको कंफर्म करना है।
कंफर्म करने के बाद हमने अभी दोस्तों अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर थे, टोटल डिडक्शन, इन शेड्यूल्स को हमने फिल कर चुके हैं। अभी हमें जाना है टैक्स पेड की तरफ। टैक्स पेड में हमें आपको क्लिक करना है। क्या एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी के ऊपर टैक्स काटा हुआ है तो उसका जो भी टैक्स का जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अदर देन सैलरी, जैसे कि आपका कोई बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है या किसी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है तो उसके ऊपर जो भी टीडीएस काटा होगा तो उसका डिटेल्स आपको ये सेकंड वाले टैब में दिखेगा, टीडीएस 2i में। उसके अलावा अगर कोई किसी ने आपका टीसीएस कलेक्ट किया है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको ये टीसीएस में दिखेगा। अगर आपकी सपोज टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर आपने जब भी ये रिटर्न फाइल करोगे उसमें आपका अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनता है और उसके वो टैक्स लायबिलिटी आप डिस्चार्ज करते हो तो उस चालान का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे ये एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट में यहाँ पे आपको फिल करना है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो देख के आप अगर कोई आपका टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हो तो उसका डिटेल कैसे फिल करना है वो आप इसमें दोस्तों देख लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमने काफी सारे सेक्शंस अभी फिल कर चुके हैं। उसके बाद हमें जाना है टोटल टैक्स लायबिलिटी की तरफ। टोटल टैक्स लायबिलिटी में जो भी आपने इनकम डिस्क्लोज किया है, जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम, इसके ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी वो टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसका जो टैक्स लायबिलिटी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद इसे आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हमने अभी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सब शेड्यूल्स हम इसे अभी फिल कर चुके हैं। अभी आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0। यहाँ पे आपको आपकी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो टैक्स लायबिलिटी दिखाई देगी। मेरे केस में ये 0 है। इसके बाद आपको अभी ये प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपका नाम, आपका फुल नेम, आपका पैन नंबर। इसे आपको एक बार वेरीफाई करके लेना है और सब कंफर्म है तो उससे सीधा आपको जाके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा। इसे आपको इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे रहेगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, पैन, इसे आपको वेरीफाई करके लेना है। आपको आपकी जो लायबिलिटी है वो भी आपको एक बार वेरीफाई करके लेनी है और उसके बाद सिंपली आपको इसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे इस पे आपको क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ITR4 वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब अभी ये जो ITR फॉर्म है ITR4, नाउ वी कैन फाइल दिस फॉर्म। तो अभी आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई ITR-V। ई वेरीफाई नाउ यहाँ पे आप अभी आधार OTP या प्री वैलिडेटेड बैंक अगर है आपका तो इसी वक्त आप इस ITR4 को वेरीफाई कर सकते हैं। आप ई वेरीफाई लेटर ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं कि देन आफ्टर आपको जब भी विद इन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग अ रिटर्न आपको ये आइदर आधार OTP या प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू आपको इसे ई वेरीफाई करना होगा। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो वेरीफाई वाया ITR-V तो आपको इसका जो भी ITR का एक्नॉलेजमेंट आएगा उसे साइन करके आपको बैंगलोर CPC के ऑफिस में विद इन 120 डेज आप इसको इसे पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। सो दोस्तों अभी मैं एक्चुअली इसे ई वेरीफाई लेटर ये ऑप्शन चूज करता हूँ और इसके बाद इसे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। जब भी मैंने ई वेरीफाई लेटर ऑप्शन चूज करके मैंने इसको कंटिन्यू किया तो दोस्तों ये ऑप्शन आ रहा है अभी, यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 120 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यू हैव अपलोडेड द डेटा सक्सेसफुली। मेरा जो ITR4 फॉर्म है ये अपलोड हो चुका है, बट ये तब तक कंफर्म नहीं माना जाएगा जब तक मैं इसे ई वेरीफाई नहीं कर लेता हूं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि ITR4 को ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, सो दैट दोस्तों मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, शेयर मार्केट, वो उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। थैंक यू।